नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज, आपके साथ में कुणाल गोस्वामी। वर्ल्ड न्यूज के इस खास सेगमेंट में हम बात करेंगे दुनिया भर की हर बड़ी महत्वपूर्ण खबर जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से भारत से संबंध रखती है। शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। सबसे पहली बड़ी खबर इंडिया ब्रेकिंग आपके सामने, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी 3 दिनों की सेशल्स यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर रवाना हुए। राष्ट्रपति पैट्रिक हरमेनी के आमंत्रण पर वो पहुंचे हैं। पीएम मोदी नेशनल डे स्वर्ण जयंती के मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही साथ वहां की संसद को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत सत्कार को लेकर तमाम तस्वीरें खास तौर पर आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत सत्कार को लेकर वहां पर तमाम जगहों पर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। हम आपके साथ तस्वीरें साझा कर रहे हैं। ये सेशल्स की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सभी जगहों पर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, पैम्पलेट्स नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर हर कोई उत्साहित है, क्योंकि सेशल्स की कुल आबादी करीब 1.5 लाख के आसपास है और कहा जाता है हर 8वां व्यक्ति वहां पर भारतीय मूल का है। अब जब सेशल्स अपनी आजादी के 50 वर्ष का समारोह मना रहा है, यानी कि गोल्डन जुबली मना रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री का वहां पर विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचना अपने आप में खास है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से? प्रधानमंत्री मोदी का सेशल्स दौरा कितना महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय जगत की निगाहों में, नजर डालिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। I think it's very important and a honor because India has always been there, is a pillar of the backbone of Seychelles development, like infrastructure, socials, everything. India is a great partner for Seychelles. So his presence there for the 50th anniversary of the Seychelles independence show that Seychelles, the strong bond of Seychelles and India. So how can India and Seychelles work more closely at the local government level? Local government level, India and Seychelles, they can improve, like we have a housing project, like India is our main source for our project development for housing, and district level, India is a great partner, so his visit here is trying to strengthen the bond. It's something big for the Seychelles, having dignitaries such as Prime Minister Modi from India to visit Seychelles on official visit for the celebration of our 50th anniversary of the independence. So I believe that us, the Seychellois citizen, should see this as something big in aspect of collaboration in between Seychelles and India. सेशल्स यात्रा के लिए रवाना। ममदानी जी विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़े। ममदानी सर, स्वागत, शुक्रिया आपका। किस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री का ये सेशल्स दौरा? 3 दिन का प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं और कई एक के बाद एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। जी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं आप? जी जी धन्यवाद कुणाल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये दौरा बहुत अहम इसलिए है क्योंकि हिंद महासागर में चीन अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ाता जा रहा है। चीन अफ्रीका, मालदीव, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीका देशों में बंदरगाह और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना चुका है। और भारत अपनी जो है, मुझे लगता है कि नेबरहुड फर्स्ट और विजन सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन द रीजन्स की नीति को मजबूत करना चाहता है, जिसको लेकर के भारत का दौरा अहम है। भारत चाहता है कि हिंद महासागर में सुरक्षा का जो प्रमुख साझेदार है वही बना रहे। दूसरी, ये केवल एक मुझे लगता है राजकीय दौरा नहीं, बल्कि हिंद महासागर के में चीन और भारत के बीच जो है प्रभाव की लड़ाई, मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण पड़ा हुआ है। और बहुत छोटा देश होने के बावजूद इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत बड़ी है। अफ्रीका के पूर्वी तट के पास है, मुझे लगता है दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों के बीच में है, से एक तरीके से गुजरता है। इसी रास्ते से आप मानिए कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका का व्यापार जो है वो भी एक तरीके से होता है। तेल और गैस के लिए मुझे लगता है बड़े जहाज की यहीं से निकलते हैं। अगर यहाँ किसी देश का प्रभाव बढ़ता है तो ऐसा मान के चलिए कि हिंद महासागर की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। चीन की जो चिंता है पिछले कई वर्षों से वो ये है कि जो मुझे लगता है बंदरगाह हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कर्ज हो गया, निवेश, ये जगहों के चलते वो हिंद महासागर पे अपनी उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण। सर, समय कम है, खबरें बहुत ज्यादा है, इसलिए एक करके आगे बढ़ रहा हूं, रुक कर रहा हूं अगली बड़ी खबर की तरफ। इंडिया ब्रेकिंग के बाद सीधे रुक अमेरिका ब्रेकिंग की तरफ, जहां पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल
दौरा करते नजर आएंगे भारत का। अगले साल की शुरुआत में ही राष्ट्रपति ट्रंप का भारत का दौरा होगा। जो ट्रेड डील है उसको लेकर काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। हाल ही में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की G7 समिट फ्रांस में बातचीत हुई थी, बायलैटरल टॉक भी हुए। उसके बाद दो अलग अलग इंटरव्यूज में डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तुलना दुनिया के सबसे शक्तिशाली दो नेताओं में की, एक पीएम मोदी और दूसरे शी जिनपिंग। बहरहाल क्या कुछ अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, नजर आ गया। Obviously, India has been focused for a very long time on diversifying its sources of energy. And so I think that trend will continue, and we certainly would love to be a part of that. We think we have some solutions in that regard. But beyond it, I would say that one of the reasons why the president has given peace a chance in the Middle East is the desire to see more fuel enter the marketplace for our allies. But I think the long-term solution really is to diversify their supplies. And I know India has been talking to not just the United States, but Venezuela, who we're working with very closely to increase their production capacity. I think they could serve. India is one of the few countries in the world with the ability to refine the heavy crude that Venezuela produces. So I think that's a thing we would look to facilitate as well. We're enormous fans of Prime Minister Modi and what he's done. I mean, he leads a country that's making incredible gains economically, and is really coming into its own as sort of a global power, a country that's increasingly accounted for on decisions being made on the global stage. This is the largest democracy in the world and the oldest democracy in the world. I think we have so much aligned and in common that we can build and work on together. Our interests on economics, on supply chains, on critical minerals, on energy, on security, on freedom of navigation. These are all issues that bind us together. We're aligned on so many things. And obviously you have a very strong Indian American community as well, which is an additional link between our countries. तो सुना आपने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के क्या कुछ कहते नजर आए। अब ममदानी सर, कैसे आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर डोनाल्ड ट्रंप का ये दौरा और उसको लेकर मार्को रूबियो की उत्साहित? ऐसे मान के चलिए कि यह खबर यदि सही दिशा में बढ़ती है तो ये सिर्फ एक वीवीआईपी यात्रा नहीं बल्कि भारत अमेरिका संबंधों से अगले चरण की शुरुआत मानी जा सकती है। हालांकि अभी ट्रंप की यात्रा की तैयारी, संभावित ट्रेड डील पर दोनों देशों की ओर से काम जारी है। अंतिम समझौता और विस्तृत परिणाम जो है यात्रा के तथा आगे की वार्ताओं पर निर्भर। ठीक है, आवाज आ रही है अब तक सर? ममदानी सर, आवाज आ रही है अब तक? ठीक है, शायद संपर्क टूटा है। मुझे आ रही है, आप? हाँ ठीक है, कंटिन्यू करें सर, प्लीज कंटिन्यू करें। अच्छा, पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच टैरिफ व्यापार और कुछ रणनीतिक मुद्दों में मतभेद जरूर रहे हैं, लेकिन अब यदि ट्रंप भारत आते हैं तो ट्रेड डील आगे बढ़ती है, तो इससे रिश्तों में नए संतुलन की मुझे लगता है कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। ये केवल एक स्टेट विजिट नहीं बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत अमेरिका रिश्तों में एक नई चरण में ले जाने की कोशिश हो सकती है। और खास करके असली कहानी अगर हम देखें तो ट्रंप का दौरा नहीं बल्कि ये व्यापार समझौता है जिस पर दोनों देशों के बीच एक लंबे समय से काम देखना ये भारत की तैयारी कितनी शानदार होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कह चुके हैं कि पीएम मोदी से शानदार नेगोशिएटर हमने आज तक नहीं देखा। ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई खबर। डोनाल्ड ट्रंप की 100% टैरिफ लगाने की धमकी सुर्खियों में है। डोनाल्ड ट्रंप ने नई व्यापारिक धमकी दी है और उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि डिजिटल टैक्स लगाने वाले देशों पर वो निशाना साध रहे हैं। प्रभावित देशों पर वो 100% टैरिफ लगाएंगे। यूरोपीय देशों पर नए टैरिफ पर वो विचार भी कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है डोनाल्ड ट्रंप का, नजर डालिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। Going after the bad ones first. We're getting them out. Last week, we signed a historic agreement to accomplish what no president has ever been able to accomplish before, that Iran will never have a nuclear weapon. We're not going to let that happen. And thanks to the power and skill of the United States Armed Forces, Iran today has no Navy, no Air Force, no anti-aircraft capability, no radar, virtually no manufacturing. Their drone capacity has been cut by 82%. Their missile capacity has been cut by 80%. Their rocket launchers have been cut by 90%. ट्रंप किस तरह से बयान देते हुए नजर आए एक बार फिर से। उन्होंने ईरान पर जो खुद स्वजीत का ऐलान कर दिया है उसकी बात कर रहे हैं। अब सर आप कैसे देखते हैं ये जो डिजिटल टैक्सेस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी भरा पोस्ट अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया, ट्रुथ पर, कि जो देश हमारी बात नहीं मानेंगे 100% मैं टैरिफ लगा दूंगा उन पर?
देखिए, ये केवल मुझे लगता है टैक्स का विवाद नहीं है। अमेरिका का कहना है कि यूरोप और अन्य देशों जो डिजिटल टैक्स लगा रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका टेक कंपनी पर पड़ता है। इसलिए ट्रंप इसे अमेरिकन कंपनियों के खिलाफ भेदभाव मानते हैं। ये व्यापार युद्ध नहीं, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनने की लड़ाई है। ट्रंप की रणनीति अक्सर जो है यही रहेगी कि पहले कड़ी टैरिफ की चेतावनी देकर दूसरे देशों से बातचीत को मेज पर लाया जाए। इसलिए अब ये देखना होगा कि क्या ये दबाव की रणनीति है या वास्तव में 100% टैरिफ लगाई जाएगी। इस तरह की कानून और राजनीतिक जो है वो चुनौतियों का भी उसको सामना करना पड़ सकता है। यदि यूरोप देश डिजिटल टैक्स वापस नहीं लेता है तो आप ये मान के चलिए कि यूरोप जो है वो जवाबी टैरिफ लगा सकता है। इससे अमेरिका यूरोप व्यापार संबंध और तनावपूर्ण हो सकते हैं। अच्छा, भारत ने भी पहले डिजिटल सेवाओं पर कर व्यवस्था और बड़ी टेक कंपनियों पर टैक्सेशन का कदम उठाया है, नहीं ऐसी बात नहीं है। हालांकि बाद में अमेरिका के साथ समझौता के तहत कुछ बदलाव भी किए गए थे इसके अंदर। अब सबसे बड़ा जो सवाल मुझे नजर आ रहा है कि क्या भविष्य में भारत पर भी अमेरिका दबाव बढ़ सकता है। दूसरा, क्या ऐसा हम मान के चल सकते हैं कि भारत अपनी डिजिटल नीति और व्यापारिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखेगा। ये फिलहाल एक मुझे लगता है सिर्फ विश्लेषण का प्रश्न है, क्योंकि ट्रंप का ताजा बयान मुख्य रूप से यूरोप देशों को लेकर के है। ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर। अगली खबर ईरान ब्रेकिंग आपके सामने, जहां पर मिडिल ईस्ट तनाव के बीच खबर आ रही है अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए हैं। मालवाहक जहाज पर हमले का जवाब अमेरिका द्वारा दिया गया। ईरान के ड्रोन मिसाइल अटैक को ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब तनाव के कारण संघर्ष विराम नाजुक दौर से गुजर रहा है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी ठिकानों को घेर दिया है। एक तरफ ईरान अमेरिका में शांति समझौता आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण की बात कहते हुए ईरान ने सिंगापुर के एक जहाज को निशाने पर लिया और उस पर अमेरिकी सामान लदा हुआ था, जिसके जवाब में ट्रंप ने हमला कर दिया। ममदानी सर, कैसे आप देख रहे हैं? अच्छा, फिलहाल कुछ बाइट्स भी, रिएक्शंस भी हैं, वो देख लेते हैं पहले। As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions. We'll see what happens, but it's been very, very, very powerful. It's going very, very well. आपने ममदानी सर क्या कहेंगे? लगातार एक बार तनाव नजर आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। ईरान ने कहा ये हमारा इंडिपेंडेंट इलाका, हम अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे। कुणाल, इसे हम एयर स्ट्राइक्स नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं असली कहानी है कि संघर्ष विराम सीज फायर के बावजूद दोनों देश एक दूसरे के सैन्य संदेश दे रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि उसे सिंगापुर ध्वज वाले मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के बावजूद के जवाब में ईरान के ड्रोन मिसाइल भंडारण पर और तटीय रडार ठिकानों पर सीमित हवाई हमले किए। राष्ट्रपति ने इसे सीज फायर का उल्लंघन भी बताया, लेकिन अमेरिका ने सीधे बड़े शहरों पर या राजनीतिक नेतृत्व पर निशाना नहीं बनाया, बल्कि ऐसा हम देख सकते हैं कि ड्रोन बेस हुआ, मिसाइल स्टोरेज हो गया या रडार सिस्टम हो गया, उस तरह की चीजों पर ही हमला हुआ। इसका ये मतलब है सीधा सीधा कि अमेरिका ये संदेश देना चाहता है कि हम जवाब देंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो सीज फायर चाहते हैं। अच्छा, दूसरा अब इसके अंदर आप देखिए कि असल लड़ाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। जिस तरीके से आपने कही कि यहीं से दुनिया के तेल का सबसे बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर ये मार्ग फिर एक बार असुरक्षित होता है, तेल महंगा होगा, गैस महंगा होगा, पूरी दुनिया जो है इससे प्रभावित होगी और आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका में भी इलेक्शन से। इसलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो मान रहे हैं कि ड्रोन मिसाइल हो या समुद्री दबाव हो, प्रॉक्सी नेटवर्क का जो इस्तेमाल करके दबाव बनाने की दूसरे पर कोशिश की जा रही है। और ट्रंप का संदेश दो तरफा है। एक तरफ सीज फायर का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे, दूसरी तरफ उन्होंने अभी तक पूर्ण युद्ध की घोषणा तक नहीं की है। इससे संकेत मिलता है कि फिलहाल मुझे लगता है सीमित जवाबी कार्रवाई की नीति अपनाई जा रही है। कुणाल, ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी खबर इजराइल ब्रेकिंग आपके सामने, जहां पर इजराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते के तहत स्थितियां बहाल की जा रही है। इजराइल और लेबनान के बीच शांति समझौता, अमेरिका ने इस शांति वार्ता की मध्यस्थता की है। मार्को रूबियो ने इसे पहला कदम बताया है। तो हिजबुल्लाह को इस समझौते से बाहर रखा गया है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जो लेबनान है उसके अंदर प्रदर्शन शुरू हो गए, क्योंकि लेबनान के लोग ईरान या इजराइल के साथ किसी तरह का समझौता नहीं चाहते हैं। रिएक्शन आए हैं, जरा नजर डालिए। चलिए, ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आप देखिए एक तरफ अमेरिका की मध्यस्थता में
इजराइल और लेबनान के बीच शांति समझौता आगे हो रहा है, तो दूसरी तरफ वहां पर हम देख रहे हैं कि लोग प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। ममदानी सर, कैसे आप देख रही हैं, क्योंकि खबर तो कई दिनों से ट्रेंड में थी कि लेबनान और इजराइल के बीच शांति समझौते आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लेबनान के अंदर जो लोग सड़कों पर उतर आए नाराजगी जाहिर करते हुए कि इजराइल पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता, आप शांति समझौता कैसे कर सकते हैं? इतना कुछ खो दिया है हमने पिछले कुछ सालों में। कुणाल जी, देखिए, ये खबर केवल इजराइल लेबनान के बीच विराम या शांति की नहीं है। इसे इसका सबसे बड़ा संवेदनशील हिस्सा जो है, मुझे लगता है, वो हिजबुल्लाह को वार्ता से बाहर होता है। जबकि ये लेबनान की राजनीतिक और सुरक्षा ढांचे का एक महत्वपूर्ण शक्ति माना जाता है, खास करके देखा जाए तो। इसी कारण के चलते समझौता की सफलता को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो अमेरिका इसके अंदर उसकी मध्यस्थता जारी रखा हुआ है। कई मुद्दों पर अभी भी आगे जो है प्रक्रिया उसकी होनी है। अगर लेबनान सरकार समझौता कर लेता है लेकिन हिजबुल्लाह उसे स्वीकार न करे, तो आप ये समझ के चलिए कि वास्तव में शांति स्थापित हो पाएगी क्या, एक बहुत बड़ा सवाल है। यही इस समझौते की सबसे बड़ी चुनौती है। जिस संगठन के पास सबसे अधिक हथियार है, अगर वही समझौते का हिस्सा नहीं है तो शांति कितनी टिकाऊ होगी मुझे पता नहीं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि अमेरिका अब केवल युद्ध रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि लेबनान के सरकारी संस्थाओं को मजबूत करना भी चाहता है, सीमा पर राज्य नियंत्रण बढ़ाना चाहता है और गैर राज्य सशस्त्र को समूह का प्रभाव कम करना चाहता है। ये भी उसकी एक रणनीति का हिस्सा मुझे लगता है। और सबसे बड़ा जो विवादित मुद्दा है, हिजबुल्लाह वर्षों से सैन्य संगठन, राजनीतिक दल और सामाजिक नेटवर्क तीनों भूमिकाओं में सक्रिय है, इसलिए उसे केवल एक सरकारी आदेश से बाहर कर देना ये आसान नहीं माना जा सकता। ठीक है, लौट रहा हूं सर आपके पास। इजराइल ब्रेकिंग के बाद अगला रुख कर रहे हैं वेनेजुएला ब्रेकिंग आपके सामने। वेनेजुएला में भयंकर दौर है, भूकंप के इससे भारी तबाही नजर आ रही है। आपदा में अब तक 920 लोगों की मौत दर्ज हो चुकी है। करीब 51,000 लोग से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। मलबे में अपने को खुद के लोग ढूंढ रहे हैं। कई इलाकों में मोबाइल टावर पूरी तरह ठप हुआ है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू कर दिया है। तो बड़ी खबर, जहां एक तरफ वेनेजुएला में एक के बाद एक 2 भूकंप से धरती कांप गई, आज फिर खबर आई कि वहां पर लगभग 5.5 या 6 की तीव्रता का एक और आफ्टर शॉक महसूस किया गया। इन तमाम चीजों की तरफ के बीच हर मुल्क से वेनेजुएला की तरफ मदद के हाथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में भारत ने ऑपरेशन मिस्ताद शुरू किया है। ममदानी सर, कैसे आप देखते हैं, और जो ऑपरेशन मिस्ताद भारत की तरफ से शुरू किया गया, मिस्ताद किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे? पूरा लैटिन अमेरिका की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी में से एक बनती जा रही है। 2 शक्तिशाली भूकंप यानी कि 7.2 और 7.5 की जो तीव्रता की भूकंप था, उसके बाद अभी जो भूकंप आया है, आप इसे ऐसे देखिए कि अंतराल में काफी भारी जो है पहले तबाही मचाई हुई है। आधिकारिक मृतकों का आंकड़ा अभी जो है आपने कहा 920 तक एक पहुंच गया है। 50,000 से अधिक लोग जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। हजारों बेघर है। अंतरराष्ट्रीय राहत जो है अभियान वो तेज किया गया है। लेकिन ये सामान्य भूकंप नहीं था। पहले 7.2 का झटका आया, उसके बाद 7.5 का दूसरा शक्तिशाली झटका आया। इसी कारण मुझे लगता है कि जो इमारतें पहले झटके से कमजोर हुई वो दूसरे झटके से पूरी तरह गिर गई। भूकंप के जो एक्सपर्ट्स है वो सिस्मिक डाउलेट कहते हैं, उन्होंने तो बहुत इन सारी चीजों को परखा और समझा, तब उनका ये बयान आया। इतनी बड़ी संख्या का मतलब ये नहीं कि सभी लोगों की मौत हो गई। इसमें मुझे लगता है जो संचार पूरी तरह से जो टूटा है, मोबाइल नेटवर्क बंद हुआ है, दूर दराज इलाकों के अंदर जो है संपर्क टूटना, मलबे में लोग फंसे होना, ये इस तरह की परिस्थिति है। इसलिए आंकड़ा बहुत बड़ा लग रहा है और आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा प्रभावित जो वहां पर इलाके हैं, जिसमें इलाकों में जो सबसे ज्यादा सड़कें टूट गई है, बिजली बंद है, आप देखिए संचार व्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित है। भारी मशीनों की कमी जो है वहां बताई जाती है। इसके लिए लोगों के लिए जान बचाना मुश्किल है। और आपने भारत की केवल बात की तो भारत सिर्फ सामग्री नहीं भेज रहा है। 2 C-7 विमान 35 टन से ज्यादा अधिक राहत सामग्री भेज रहा है। भारत सेना के 3 हॉस्पिटल्स भेजे जा रहे हैं, विशेष मेडिकल टीम और भीमसेन ट्यूब जैसी आपात चिकित्सा प्रणाली भेजी जा रही है। ठीक है, ये भारत की मुझे लगता है कि एक तरीके से मानवीय सहायता नीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा सकता है। ठीक है सर, लौट रहा आपके पास। वेनेजुएला ब्रेकिंग के बाद आगे बढ़ रहे, रुक कर रहे हैं चाइना ब्रेकिंग की तरफ। चाइना में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से विमान टकरा गया। बीजिंग में सबसे ऊंची इमारत से विमान टकराया है। कार के आकार का छोटा हवाई जहाज था ये। सिचिक टावर की ऊपरी खिड़कियां क्षतिग्रस्त हुई हैं।
पुलिस ने घटनास्थल को तुरंत सील कर दिया। जिन लोगों ने वीडियो बनाया उनके वीडियो डिलीट करवा दिए गए, लेकिन इसके बावजूद ये वीडियो भारत तक पहुंच गए। हमने आप तक ये वीडियो लाए हैं जहां पर सिटी टावर, जो बीजिंग की सबसे ऊंची इमारत है, 108 मंजिला गगनचुंबी, वहां पर एक विमान टकरा गया और चीन की तरफ से, जो चीन की वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके तरफ से जिन ने इसके वीडियो बनाए उन सबके मोबाइल से ये फोटो वीडियो डिलीट किए गए। उसके बावजूद ये वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल हो गई। ममदानी सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, कैसे आप देखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि बीजिंग की सबसे ऊंची इमारत से एक विमान टकराया, इंपॉर्टेंट ये है कि वीडियो डिलीट करवाए गए और लोगों से यह आश्वस्त किया गया कि वीडियो अराउंड द वर्ल्ड पहुंचना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजिंग जैसे शहर में, जब दुनिया का सबसे नियंत्रित एयरस्पेस माना जाता है और वहां एक छोटा विमान मुझे लगता है कि राजधानी के अंदर जाता है और सबसे ऊंची इमारत से टकराता है, कैसे पहुंच गया, यही जांच का सबसे बड़ा विषय है। मुझे लगता है आधिकारिक तौर पर तो ये कुछ नहीं, लेकिन अभी तक दुर्घटना के कारण या विमान की उड़ान की पूरी जानकारी जो है वो सार्वजनिक नहीं की। जिस तरीके से आपने कहा कि ये हर चीज को दबाया जा रहा है। सबसे बड़ा मसला है कि बीजिंग में निजी विमान उड़ानों पर बहुत कड़े नियम है। ड्रोन उड़ाने पर भी कई प्रतिबंध है। सरकारी और सैन्य संस्थानों के कारण एयर स्पेस की निगरानी जो है वो बहुत सख्त वहां रखी जाती है। ऐसे में एक छोटा विमान शहर के बीचों बीच जाता है और वो जाके टकरा जाता है तो बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, असली खबर विमान का टकराना नहीं, बल्कि उसका बीजिंग में सुरक्षित एयर स्पेस तक पहुंचना है। तो अभी तक किसी आधिकारिक एजेंसी ने ये नहीं कहा कि ये जानबूझकर किया गया हमला था या कुछ और है। जांच की जो संभावना सवाल ये है हो कि सकती है, इन मुझे खबरों लगता है को, कि इन वो तस्वीरों को तकनीकी खराब की दुनिया बात की करें, पहुंच पायलट से की दूर गलती करना बताए, चीन की नेविगेशन सोच पर समस्या बताए, उड़ान ठीक, अनुभवी या सवाल निगरानी में चूक, इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मुझे लगता है जल्दबाजी है। ठीक सिर्फ इंतजार करना होगा हमें अपना। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से अपना नजरिया पेश करने के लिए। इसी के साथ वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। नमस्कार। you